बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा तंसर और आज हम बात करेंगे कि कोई भी शख्स जब प्रॉपर्टी सेल करता है तो वो आप लोगों के साथ फ्रॉड कैसे कर जाता है, आप लोगों के साथ धोखा कैसे हो जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों की जिम्मेदारी हैं। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं तो आप पे वो फ़र्ज़ हैं कि आपने इंतहाई फोकस्ड रहना है और उन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले जो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ गोश गुजार करना चाहूँगा, वो सबसे पहली मिस्टेक आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों की जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, जो मार्केट में कॉमन मिस्टेक है, हर इन्वेस्टर ये गलती कर रहा है, हर एंड यूज़र ये गलती कर रहा है, वो क्या है? वो ये है कि आप लोग जब भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं, आप लोग मिस्टेक क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि आप एग्रीमेंट पे ही आगे एग्रीमेंट कर लेते हैं, इकरारनामा की बुनियाद पे आगे इकरारनामा कर लेते हैं। आप लोग ज़हमत तक नहीं करते कि आप असल जो ऑनर है उसकी शक्ल देख लें, असल ऑनर से मिल रहे हैं, उसकी रजामंदी देख लें, क्या उसने इसको प्रॉपर्टी सेल की है, क्या वो कल को हमारे हक में बयान देगा या नहीं देगा। आप लोग कोशिश तो ये किया करें कि आप डायरेक्ट ऑनर के साथ एग्रीमेंट करें। अगर किसी बंदे ने मार्केट में एग्रीमेंट किया हुआ है, उसके पास इकरारनामा है, तो आप उसे कहें कि जी हमारा एग्रीमेंट असल ऑनर के साथ कराए, जो प्रॉपर्टी का मालिक है उसके साथ एग्रीमेंट करवाए। और मेन चीज़ जो आप लोगों ने देखनी है वो ये है कि कानून ये कहता है कि जो आपका एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट एनी लीगल राइट, कि जो एग्रीमेंट है, जो आपका मुआहदा है, वो आपको ऑनरशिप के हवाले से कोई राइट नहीं देता। आपने एग्रीमेंट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। ये कुछ भी प्रोसेस नहीं है, ये 10% भी प्रोसेस नहीं हुआ। आपका हक बनता है कि आप ऑनर से मिलें, उसकी रजामंदी को जाने। अगर वो रजामंद है तो आप मिडल मैन जिसने एग्रीमेंट किया, आप उसे कहें जी हमारा ऑनर के साथ एग्रीमेंट कर दें। कोशिश क्या करें कि इकरारनामा पे आगे इकरारनामा ना किया करें। दूसरी चीज़, सबूते मालकियत का फ़र्ज लाजमी देखा करें। और मैंने देखा है मार्केट में लोग क्या करते हैं, मार्केट में लोग ये करते हैं कि सबूते मालकियत का फ़र्ज जो पुरानी डेट होता है, यानी 2012 में किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी थी, 8 साल पुराना फ़र्ज है, 10 साल पुराना फ़र्ज है, उस फ़र्ज की बुनियाद पे आगे एग्रीमेंट कर लेते हैं। खुदारा जब भी एग्रीमेंट करने लगे तो फ्रेश फ़र्ज का डिमांड किया करें, फ्रेश फ़र्ज की इट सेल्फ वेरिफिकेशन किया करें। कोई बंदा आपको फ़र्ज ला के देता है तो आपका ये हक बनता है, अगर वो मैनुअल फ़र्ज है तो पटवारी के पास जाएं, अगर वो कंप्यूटराइज फ़र्ज है तो कंप्यूटर सेंटर जाएं। जब आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप प्लेटफॉर्म में जाएं, उसकी इट सेल्फ वेरिफिकेशन करें, आया कि वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, उसमें कोई इशू तो नहीं है। दूसरे नंबर पे बात जो है वो ये है कि जब आप फ़र्ज लेके जाएंगे, पता करने जाएंगे, इट सेल्फ वेरिफिकेशन करने जाएंगे, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं इसका स्टे ऑर्डर तो नहीं है, ये प्रॉपर्टी बैंक में प्लाइज तो नहीं है, इसका कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। ये चीज़ें आपका हक बनती हैं। मुश्तरी हुशारबाज ऐसे नहीं कहा जाता, वो इसलिए कहा जाता है कि ये जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने इन चीज़ों की वेरिफिकेशन करनी है। और जब आप फ्रेश फ़र्ज देख लेते हैं तो काफ़ी हद तक बंदा जो है वो मुतमिन हो जाता है। और जब आप इट सेल्फ वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं तो आपने काफ़ी हद तक जो अपने लिए जो है वो सेक्रीफाइस किया होता है, तो आप लोग फ्रॉड और धोखा से काफ़ी हद तक जो है महफूज हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जो कॉमन मिस्टेक है, आज की वीडियो इंतहाई है, मैं आप लोग देखेंगे तो इंशाल्लाह एंड तक आपको काफ़ी ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो मार्केट में कॉमन चल रहे हैं, जो आपकी मिस्टेक्स हैं, वो आप इसको जज करेंगे। दूसरी जो मिस्टेक है कि एक बंदा कहता है जी प्रॉपर्टी मेरी बहन के नाम है, प्रॉपर्टी मेरे भाई के नाम है या किसी रिलेटिव के नाम है, तो आप इस तरह करें, इकरारनामा मेरे साथ कर लें, मैं प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र करवा के दूंगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, कतई तौर पर ऐसा ना किया करें। एक बंदा है वो कहता है मेरा भाई आउट कंट्री बैठा है, मैंने मार्केट में लोग देखे हैं कि लोग उसके साथ भी एग्रीमेंट कर लेते हैं। अगर तो उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, मुख्तार आम है, तो आप ठीक है उसके साथ एग्रीमेंट कर लें। अगर उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी भी नहीं है और 10 मरले टोटल ज़मीन है, उसमें से 1 मरले का वो मालिक है या नहीं है, तो आप उसके साथ 10 मरले का एग्रीमेंट कर लेते हैं। और होता यह है कि बाद में उनका आपस में मामला तय ही नहीं हुए होते, बैर वाला जो बंदा है उसका इनकारी हो जाता है, वो कहता है मैंने तो प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी। तो फिर आप क्या है, वो आप दर बदर फिरते हैं, फिर आप कहते हैं जी मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, आपने 20 लाख 10 लाख बयाना किया होता है, वो फिर आपको वापस लेते हुए या तो सदियाँ गुजर जाती हैं या आपको मिलता ही नहीं है। तो अगर तो उसके पास मुख्तार आम है, आप उसके साथ एग्रीमेंट करें, कोई हरज नहीं। अगर मुख्तार आम नहीं रखता, डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन नहीं रखता, तो अथॉरिटी नहीं रखता, तो आपने कतई तौर पे उसके साथ एग्रीमेंट नहीं करना। उसके अलावा वरासती ज़मीन जब आप लेते हैं तो उसमें काफ़ी मालकान बीच में आ जाते हैं। आप एक बंदे के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, वो जब एक बंदा एग्रीमेंट करता है आप उससे बयाना बयाना उसको दे देते हैं
और एग्रीमेंट एक बंदे के साथ करते हैं तो वो वरासती ज़मीन होती है, 5, 7, 8 फैमिली मेम्बरान के नाम होती है, उनमें से 4 का आपस में इशू बन जाता है, फिर भी आप दर बदर फिरते हैं। तो जब आपने एग्रीमेंट करना है, आप 8 बंदों की ज़मीन ले रहे हैं तो आपका हक बनता है 8 बंदे जो है उनके साथ एग्रीमेंट करें, या कोशिश क्या करें कि आप फौरी तौर पे अपने बयान वगैरह करवाएं और वहाँ पे उनको पेमेंट कर दें। एक और बात जो आप लोगों की गोश गुजार करना चाहूँगा कि रिहायशी कॉलोनी में से जब भी प्लाट खरीदें तो ये लाजमी देखा करें कि वहाँ पे ततीमा जात लगे हुए हैं, किला नंबर खसरा नंबर लगा हुआ है या नहीं, प्रॉपर्टी की तकसीम हुई है। अगर तो वहाँ पे तकसीम नहीं हुई, मुश्तरका रकबा है, मुश्तरका रकबा यानी कि बहुत ज़्यादा मौलकान है और ततीमा जात नहीं लगे हुए, तो आप लोगों ने ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त 1000 दफ़ा सोच लेना है। क्योंकि होता यह है, यहाँ पे जो डिस्प्यूट ज़्यादातर आता है वो ये आता है कि एक बंदे ने प्लाट पीछे से देखा होता है और वहाँ से खरीदा होता है और वो कब्जा फ्रंट पे आके कर लेता है, क्योंकि फ्रंट पे जो है वो वैल्यू ज़्यादा होती है। तो बाद में और जो बंदे आते हैं उनको मसाइल होते हैं। और कानून इस हवाले से ये कहता है कि मुश्तरका रकबे में जो भी मालकान है वो 1-1 इंच का मालिक है। तो आप देख लें कि फिर आपके पास लीगल राइट क्या है। हाँ, अगर आपने ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपकी जिम्मेदारी है, नंबर 1 मेजरमेंट लाजमी करें, नंबर 2 पोजेशन फौरी तौर पे लें। हाँ, बाकी एक और बात, आप लोग जब भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चाहे ततीमा जात लगे हुए हो, खसरा नंबर लगाओ, फिर भी आपका यह हक बनता है कि आप फौरी तौर पे उसकी मेजरमेंट करें। होता यह है कि शहरों में मोस्टली तौर पे कि एक बंदे ने प्लाट खरीदा है, वो 2 इंच साथ वाले की तरफ चला जाता है और साथ वाला 2 इंच उसकी तरफ आ जाता है, बीच में जो प्लाट रह जाता है वो ऑलमोस्ट 50 फीट, 30 फीट, 40 फीट, 100 फीट कम हो जाता है। आप जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं और आप बयान करवा लेते हैं, पेमेंट सारी कर देते हैं और आप घर चले जाते हैं, जब कभी 2 साल 4 साल बाद आप वो मकान बनाने आते हैं, तमीर करने आते हैं, वो जगह वो प्लाट आप देखते हैं कि 100 फीट कम है, फिर आप लोग जो है वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है फौरी तौर पे अपनी मेजरमेंट क्या करें। उस बंदे को साथ लिया जिससे प्रॉपर्टी ली, उससे कहा कि आए हमें मेजरमेंट करवा के दें, अपनी मेजरमेंट की और वहाँ पे अपनी निशानदेही की। मैं उस पर आपका हक बनता है कि आप अपनी निशानदेही कर लें ताकि आपको बाद में मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं लोगों की कि लोग मेजरमेंट तक नहीं करते, डायरेक्ट ऑनर से नहीं मिलते और अपनी पोजेशन जो है वो नहीं लेते। इसके अलावा पावर ऑफ अटॉर्नी के हवाले से मैं कहता हूँ, कुछ मार्केट में डीलर हजरात जब आप कमर्शियल बड़ी बड़ी महंगी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की, आप रजिस्ट्री का खर्चा पता करते हैं, आप कहते हैं ये तो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपया, 4 लाख रुपया रजिस्ट्री का खर्चा बन रहा है। और आपको डीलर हजरात जो कानून को नहीं जानते, जो लीगल राइट्स को नहीं जानते, जो इन मामलात को नहीं समझते, वो आपको मशवरा दे रहे होते हैं कि आप इस तरह करें, रजिस्ट्री ना करवाएं, पावर ऑफ अटॉर्नी ले लें, मुख्तार आम ले लें। मुख्तार आम का खर्चा आप देख रहे होते हैं कि वो बिल्कुल 10वां हिस्सा जाके बन रहा है, तो आप कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, ये यहाँ पे काफ़ी बचत हो जाएगी, हमने वैसे भी 4 साल तक, 3 साल तक, 5 साल तक सेल कर देनी है। काइंडली कतई तौर पे ऐसा ना कीजिएगा। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब ये नहीं है कि आपको वो मालिक बना रहा है। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब है कि आपके पास एक मुख्तसर सा डॉक्यूमेंट आया है जो आपको ये शो कर रहा है कि आप सिर्फ प्रॉपर्टी आगे सेल कर सकते हैं। आपने पावर ऑफ अटॉर्नी ले लिया, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो आपको मालिक नहीं बनाता। आप कितने बदबख्ती है किसी भी इंसान की कि वो सारी पेमेंट भी कर दे, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए पेमेंट भी कर दे और प्रॉपर्टी का मालिक भी ना बने। अब जब पावर ऑफ अटॉर्नी है, जो असल मालिक है, जिसने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया होता है, आपसे सारी पेमेंट ले ली होती है, वो 2 मिनट के अंदर अंदर पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तार आम को कैंसिल करवा सकता है। दूसरी शर्त, अगर उस बंदे की डेथ हो जाती है तो पावर ऑफ अटॉर्नी वैसे वैलिड नहीं रहता। फिर आप क्या करते हैं, कतई तौर पे ऐसे डीलर हजरात की, ऐसे लोगों की बात को ना माना करें। पावर ऑफ अटॉर्नी की तरफ आपने कभी भी नहीं जाना। हाँ, अगर आपका कोई कॉन्फिडेंशियल इंतहाई एतमाद वाला बंदा है तो आप लोग देख सकते हैं, वरना मैं इसके कभी भी इसके हक में नहीं हूँ। बाकी जब भी आप एग्रीमेंट लिखवाएं तो कोशिश क्या करें कि किसी वकील हजरात के साथ मशावरत करके लिखवा लें या किसी ऐसे बंदे से लिखवा लें जो इन मामलात को अच्छे तरीके से समझता है, क्योंकि जो एग्रीमेंट का कंटेंट है वो बड़ा मैटर करता है। वहाँ पे एक एक लफ्ज़ में ने ये इस तरह की जो कॉमन मिस्टेक्स हैं ये होती हैं। आपको शरत शरात का नहीं पता होता तो आप लोग कई दफ़ा डीलर हजरात ये भी कर रहे होते हैं जी, आपस में रफ अमल पे लिख लेते हैं तो बस हमारी बात होगी या आप बयाना कर दें। कभी ऐसा नहीं करना।
आपने अपने कंटेंट पे, अपने एग्रीमेंट पे प्रॉपर फोकस करना है और कोशिश क्या करें कि प्रॉपर वैल्यू का स्टाम्प लगाएं। आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है तो इधर 1000-2000 लगाते वक्त कभी मत सोचा करें, यहाँ पे प्रॉपर वैल्यू का स्टाम्प लगाएं। और अगर आप प्रॉपर वैल्यू का यहाँ पे स्टाम्प लगाएंगे या इस तरह के मामलात करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। और आसानी क्या होगी कि कल आपको कोर्ट में जाना पड़ जाए, कोई लिटिगेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो आपको कानून जो है वो काफ़ी हद तक सिक्योर करता है, आपको अदालतें जो है वो काफ़ी हद तक सेफ रखती हैं, क्योंकि आपने अपना वो सारा प्रोसेस जो है वो लीगल किया होता है, स्टाम्प भी प्रॉपर वैल्यू के लगाए होते हैं, कंटेंट भी आपका अच्छा लिखा होता है, एग्रीमेंट भी आपका मालिक के साथ होता है। तो ये चीज़ें आपके लिए जो है वो काफ़ी हद तक वैल्यूएबल होती है। ये इसलिए भी होती हैं कि जिस बंदे से आपने एग्रीमेंट किया है वो कल कोई नाराज कर जाए, वो कहे जी मैंने तो प्रॉपर्टी सेल ही नहीं की, ये एग्रीमेंट मेरे नहीं है, ये सिग्नेचर मेरे नहीं है। तो जब ये चीज़ें आपने की होंगी तो आपके लिए फिर आसानी होगी, फिर उसके लिए मुकर जाना इतना आसान नहीं होगा। एग्रीमेंट करने के बाद उसको रजिस्टर्ड लाजमी करवाया करें, सब रजिस्ट्रार के पास अगर करवा सकते हैं, वेल एंड गुड, नहीं करवा सकते तो एटलीस्ट नोटरी पब्लिक से वेरिफिकेशन उसकी वो लाजमी करवाया करें। लोग 50 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं और 1-2 हज़ार के लिए वो जो है वो रिस्क ले लेते हैं। बाकी मैंने आगे भी आपको पावर ऑफ अटॉर्नी के वाले से भी बता दिया। फिर जब आप रजिस्ट्री लिखवाते हैं, रजिस्ट्री मैंने देखा है वहाँ पे लोग जो मिस्टेक करते हैं, रजिस्ट्री लिखवाने जाते हैं, वहाँ पे पता चलता है सब रजिस्ट्रार आया हुआ नहीं है, बयान अभी होने ही नहीं है, तो पहले पेमेंट कर देते हैं वो लोग। वो बात कल पे 2 दिन बाद चली जाती है, फिर उसमें भी कई लोगों को जो है वो फ्रॉड का सामना करना पड़ा है। उन लोगों के साथ धोखा हुआ है, पेमेंट आप कर चुके होते हैं, वो बंदे फिर बयान देने नहीं आते। तो देखा करें सब रजिस्ट्रार मौजूद है तो उसके सामने पेमेंट करें, अदरवाइज उसकी मौजूदगी वो आप देखें बयान हो रहे हैं तो आप पेमेंट कर दें, ताकि बंदे जो है वो आपके साथ आए और आपको बयान दे दें। बाकी मुस्तनद बंदे से रजिस्ट्री लिखवाया करें, क्योंकि इसमें भी एक एक चीज़ जो है, एक एक लफ्ज़ जो है वो बड़ा वेरीफाई करता है। आप जब भी प्रॉपर्टी लिखवाएं तो कोशिश क्या करें कि उसके दाएं बाएं क्या है, उसके सामने क्या है, इन चीज़ों का रजिस्ट्री में जिक्र लाजमी करवाया करें। क्योंकि जब भी आप लिखवाते हैं तो मोस्टली वसीका नवीस ये चीज़ें बॉदर नहीं करते, क्योंकि उनके लिए तो ये रूटीन के मामलात हैं, लेकिन आपने खुद देखना होता है, आपने खुद को सेफ एंड सिक्योर बनाना होता है। तो आप लाजमी इन चीज़ों को लिखवा लिया करें। मुस्तनद बंदे का, अच्छे बंदे से रजिस्ट्री लिखवाने का आपको बेनिफिट भी यही होगा। बाकी जब आप रजिस्ट्री करवा लें, रजिस्ट्री के बयान वगैरह हो जाए, तो जब एंड पे रजिस्ट्री का नंबर लगता है, आप कोशिश क्या करें कि वो रजिस्ट्री का नंबर जो है उसको लाजमी लिख लें, उसको याद रख लें। और जैसी रजिस्ट्री अपने प्रोसेस से पास आउट होकर आपके पास पहुंचती है, फौरी तौर पे 1 मिनट की देर ना किया करें, फौरी तौर पे उसका इंतकाल जो है वो दर्ज करवाया करें। और इंतकाल का दर्ज करवाने के बाद सबूत मालिकियत का फ़र्द लेकर रख लिया करें। ये चीज़ें रूटीन में बड़ी नॉर्मल सी लगती हैं, लेकिन इन पे अगर फोकस रखा जाए तो आप अपने आप को बहुत हद तक जो है वो सिक्योर रख सकते हैं। और इंशाल्लाह ये वीडियो मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको बेहतर लगी है, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है, तो काइंडली अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। बहुत शुक्रिया। अपना ज़्यादा सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और इसके अलावा आपको कोई भी मुशावरत चाहिए, कोई आप मशवरा करना चाहते हैं, टैक्स कंसल्टेंसी के हवाले से अगर आपको कोई इशू है, अब FBR की तरफ से कोई नोटिस आपको आया हुआ है, अगर आप फाइलर होना चाह रहे हैं, अगर आप रिटर्न जमा करवाना चाह रहे हैं, कॉम्प्लेन रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हैं, तो इस तमाम मामलात के रिलेटेड आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। रजिस्ट्री अगर आपकी गुम हो गई है, डॉक्यूमेंट आपके गुम हो गए हैं, वो आपको नहीं मिल रहे हैं, तो इस हवाले से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।